98.2 UMT Radio. अस्सलामुअलैकुम, यू लिसन टू UMT कैंपस रेडियो 98.2। मैं हूं आपकी होस्ट अरसला शुएब और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राज़े सेहत। एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम मुख्तलिफ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और तरीके जानते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं कि हम किस तरह अपनी सेहत को बेहतर कर सकें और उस बेहतर सेहत को मेंटेन कर सकें। आज इसी मकसद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा नवीद माजी। आज का टॉपिक हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। तो बात दरअसल ये है कि हमारे रीजन में, हमारे खित्ते में ओरल कैंसर के जो केसेस हैं वो वक्त बढ़ते जा रहे हैं और इस बढ़ती हुई तादाद से इंसान सोचता है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि इतने सारे लोग ओरल कैंसर का शिकार हो रहे हैं और एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन सी चीज़ें ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है जिसके ज़रिए वो ओरल कैंसर से अपनी और अपने प्यारों की बचत करा सके। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू UMT कैंपस रेडियो 98.2। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, फॉर योर प्रेशियस टाइम। No problem. I always look forward to such webinars, and I have been so much, encouraged to participate in all of them. So it's quite my pleasure to be part of it. Thank you. Well, that's lovely. We are honored to have you. अच्छा मिस, हम आज के लिए हमारा टॉपिक जो है, क्योंकि because you are a dental and oral consultant yourself, तो oral cancer। उसे अगर हम ओरल कैंसर पर डाइव इन करने से पहले अगर आप हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अक्सर औकात सुनने में आते हैं कैंसर केसेस, किसी के जानने वाले या हमारे पास डिफरेंट केसेस ऑफ कैंसर आते हैं, लेकिन लोगों के पास एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है व्हाट इज कैंसर इटसेल्फ। अगर एक छोटा सा प्रीव्यू कि ये है बीमारी क्या है? अच्छा, मैं सबसे पहले बताऊंगी, लोग ये समझते हैं कि जी ओरल कैंसर जो है वो शायद अभी की कुछ बातें हैं, जो रिसेंट सी कोई स्टोरी है कि लोगों में बहुत ज़्यादा आम हो गया है। अगर कोई पान, छाल या गुटखा, नस्वार खाता है या स्मोकिंग करता है तो उन्हीं में ये सिर्फ होता है। मैं बात बताऊंगी कि ये 600 BC के टाइम से स्टार्ट हुआ था और बहुत ही पहले जब हमारे एंशिएंट जो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते थे, उन्होंने ये जांच किया था। उन्होंने ये मालूम किया कि ये मुंह के अंदर कुछ ऐसे ज़रात रह जाते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ खाने के बाद जो कुछ म्यूकोसा के अंदर इंसिनेट करते हैं। अब वो जब इंसिनेशन की बात आई तो बात पता चली कि कैसे कोई म्यूकोसा को उसके अंदर दाखिल हो सकता है। तो तब बात से बात निकलती रही और पता लगा कि जी ये तो एक ऐसी कंडीशन है जिसे ओरल कैंसर कहते हैं। जैसे कि लोगों को डिफरेंट पार्ट्स का भी कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, इसी तरह मुंह के अंदर का कैंसर होता है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अभी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता क्या है? पर्टिकुलरली इसके बारे में ये कहते हैं कि ये एक ऐसा कंडीशन होती है, ऐसी कैंसरियस होती है, या मैं आसान अल्फाजों में कहूँ कि ऐसी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि कुछ अरसे बाद वो एक कैंसर की कंडीशन में तब्दील हो जाए। तो यानी कि समझना आसान होगा कि अगर आप बहुत मरतबा, बहुत देर तक किसी अपने म्यूकोसा को, अपने मुंह के कोई हिस्से को एक ऐसा इरिटेंट प्रोवाइड करें जो एक टाइम पे जाके वहां अपनी एक जगह बना ले या इंसिनेट कर ले या अंदर दाखिल हो जाए, तो वो एक कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। अब वो यूजुअली यू विल हैव अ लुक लाइक पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि दे आर अनएबल टू ओपन देयर माउथ। सबसे पहली कंप्लेन ये होती है। फिर दे से कि भाई वी हैव अ वेरी बर्निंग सेंसेशन। आई विल टेल द व्यूअर्स अबाउट आगे क्या सिम्टम्स है, लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया कि शुरू में जो हमें आते हैं पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में, वो यही कहते हैं कि जी मैं मुंह नहीं खोल सकती, मुंह नहीं खोल सकता और मैं बात नहीं कर सक रहा हूँ, मैं कोई चीज़ को निगल नहीं सक रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे एक्चुअली कैंसर से बिल्कुल लिंक्ड होती है। अब सबसे पहले कंडीशन जब ये शुरू होती है तो सबसे पहले बर्निंग होती है। बर्निंग के बाद हमें पेशेंट्स कहते हैं जी ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह में सफ़ेदी पैदा हो रही है। सफ़ेदी जो होती है ना वो फाइब्रोसिस स्टेज होती है। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेज फाइब्रोसिस के बाद ये होती है कि जब उसका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, वो कुछ खा पी नहीं सकता और हमें उस पेशेंट को खाने के लिए सिर्फ लिक्विड्स अलाउ करने होते हैं, क्योंकि वो जब तक वो एक्सरसाइजेज नहीं करेगा या आगे हम जो भी बात करेंगे मेडिकेशन की, मुंह नहीं करेगा तब तक उसका मुंह नहीं खुल सकता। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली प्रोग्रेसेस।
rather than redressing. So इसको अवॉइड करना, इसके कॉजेस को हटाना हमारा कोर गोल होना चाहिए इस पूरी कंडीशन को लेते हुए। जी डॉक्टर मा जी, आपने बात की कि जी ये कोई नई बीमारी नहीं है कि जो ये नई गुटखा पान वगैरह या फिर स्मोकिंग से नहीं ये सामने आई, बहुत पहले से आई है। तो आप अगर एक आम इंसान जब ये बात सुनता है तो दिल थोड़ा घबरा जाता है कि पता नहीं कैसे ये बीमारी होती है। तो अगर एक आम इंसान किस तरह इस चीज़ से नेविगेट करे, किस तरह इस चीज़ को होने से रोक सके, या फिर कोई ऐसी तदाबीर जो हमें उस प्रिवेंट करने में हेल्प करे? अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं, मैं कुछ दिन बात करूंगी साउथ एशिया की। साउथ एशिया में कहते हैं कि सबसे ज्यादा ये प्रिवेलेंट डिजीज है। इसका रीजन ये है कि हम देखें अगर अपने पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे खुद के भी इस प्रोविंसेस के अंदर कहीं नस्वार बहुत फेमस है, कहीं पान छालियों की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, कहीं स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, कहीं अल्कोहल बहुत ज्यादा है। तो ये यूजेज तो बहुत कॉमन है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे एस्पेक्ट की, इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, तो अगर आप देखेंगे कि वहां पे लोग जो है वो सबसे ज्यादा पान बहुत खाते हैं, या वो ये सोचते हैं कि जी अगर ये सारी चीजें जो इसके अंदर है वो हमें हीलिंग देंगी, वो समझते हैं मेडिकेशन है उनके लिए। आज भी हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये सोचते हैं कि ये हीलिंग है। तो ये हीलिंग नहीं होती। इसके कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे आगे जाके कि इसके पान के या छालियों के क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली एक्चुअली इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अवॉइडेंस ऑफ दीज सब्सटेंस अब्यूसेस इज कोर गोल। आप इनको अवॉइड कर सकेंगे तो आप एक्चुअली कैंसर तक जाएंगे ही नहीं, प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे। अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो 2.5 मिलियन जो है ना अब तक लोग इससे इफेक्ट हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर बात करती हूँ तो मेल टू फीमेल रेशियो कितना ज्यादा है, 2.3:1 का रेशियो है। मेल्स में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करता है। 20 से 40 साल तक की उम्र में सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है। यानी कि आप देख लें कितने यंग लोग हैं, कितने अडल्ट हैं जिनमें ये एक्चुअली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जाहिर यंगस्टर्स ही इस पर अट्रैक्टेड है और वो ही चाहते हैं कि हम ये खाएं। दे थिंक दैट ई सिगार्स या फिर पान खाना या छालियां खाना लुक्स कूल। तो ये आई थिंक एक टैबू है उनके दिमाग में जो ब्रेक करना बहुत जरूरी है। हाउएवर जो रिलीजियस एक कंपोनेंट है उसको चेंज करते करते अब लोग काफी इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन जहाँ मैं बात करूंगी यंगस्टर्स की, अभी उनको चेंज करने की बहुत जरूरत है। तो देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे इनकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, वहां पे उनको एक सक्सेस स्टोरीज दिखाने की बहुत जरूरी है और दिखाने की जरूरत है कि भाई वहां पे किस तरह लोग इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को बचा सके और कितने लोग वर्स भी हुए हैं। तो आई थिंक ये अवेयरनेस की बहुत जरूरी है लोगों को कि किस तरह से। आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स में भी आता है कि जी तंबाकू नोशी मना है, ममनू है, जो भी है, लेकिन लोग तो भी उस चीज को नहीं मानते। तो यहाँ पे आपकी सेल्फ जो एस्टीम है ना उसको आपको हिलाने की जरूरत होती है और कुछ नहीं। तो ये इंडिविजुअल एक आपकी चॉइस होनी चाहिए। दैट्स ट्रू। चलें, ये मालूमात हम हासिल करते रहेंगे, अच्छी अच्छी कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और सुनाते हैं आपको खूबसूरत सा ट्रैक, और फिर हम वापस आएंगे, उस कॉन्वर्सेशन को दोबारा पिकअप करेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए UMT कैंपस रेडियो 98.2 98.2 UMT रेडियो। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं UMT कैंपस रेडियो 98.2 और ये है प्रोग्राम राज़े सेहत। मैं हूं आपकी होस्ट अरसला शोएब और हम बात कर रहे थे डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी से ओरल कैंसर के बारे में। आइए इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। मैम, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने जिक्र किया ई सिगरेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो है हमारे यहाँ हमें एक ट्रेंड नज़र आता है, एक नैरेटिव नज़र आता है कि जी ये सेफ हैं, दे आर बेटर देन सिगरेट्स, दे आर सेफर, जिसकी वजह से टीनेजर्स में इसका इस्तेमाल एक कंसिस्टेंट रेशो से बढ़ रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? और क्या आप प्लीज इस बात पर शेड कर सकते थोड़ी लाइट, इसका ओरल कैंसर से कितना ताल्लुक है? अच्छा, मैं तो बिलीव ये करती हूँ कि ई सिगारेट्स आर मोर डेंजरस और इस पर स्टडीज बहुत हैं और आप अगर देखेंगे पेपर्स इशू हैं बाकायदा जो ये कहते हैं कि जो सिगरेट नॉर्मली सिगरेट होती है ना उसमें तो फिल्टर होता है, वो इतना डायरेक्टली शायद इफेक्ट नहीं करता, कुछ परसेंटेज डेफिनेटली उसकी कंपेरेटिवली टू ई सिगारेट कम है, लेकिन ई सिगारेट के बारे में कहते हैं कि इट इज
सो बैड कि वो आपको बिल्कुल हिला देती है, और इसका परसेंटेज ऑफ इफेक्ट इतना फास्टर होता है, इतना इमीडिएट होता है कि पेशेंट्स की जो एक मोर्टेलिटी रेट है ना वो बहुत जल्दी से, मतलब यानी कि वो डेथ की तरफ ज्यादा जल्दी हो जाता है टूवर्ड्स। तो ई सिगार मैं कहती हूँ सबसे डेंजरस है। ये उस तरह से है जैसे कि एक पैसिव स्मोकर है जिसको डायरेक्टली इफेक्ट मिल रहा है हर सिगरेट का एक्टिव से ज्यादा। तो ये ई सिगार्स के बारे में यही कहते हैं कि वो अनफिल्टर्ड है, मोर ट्रांसफॉर्म इसके अंदर कैपेसिटी होती है, और ज्यादा वो इंसिनेट करते हैं आपके लंग्स को। तो नेजल लंग्स आर बैडली अफेक्टेड। तो ई सिगार्स मैं कहती हूँ कि उसी वक्त बैन होने चाहिए, बीच में हुए भी थे, एंड देन अगेन पीपल गेट होल्ड ऑफ इट। तो वो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और इंडिविजुअल की भी एक चॉइस होनी चाहिए डेफिनेटली। अगर आपके पास ओरल कैंसर का एक आ गया केस, यू हैव ओरल कैंसर, तो इन दैट सिचुएशन पेशेंट्स क्या वो तदबीर इख्तियार करें, वो कौन सी मेडिसिन, वो कौन सी डाइटरी प्रैक्टिस इस्तेमाल करें या फिर इस्तेमाल में लेके आएँ जिससे वो एटलीस्ट इफेक्ट को कम कर सकें, अपनी रिकवरी को इंक्रीज कर सकें, तेज कर सकें एटलीस्ट? अच्छा, मैं सबसे ज्यादा ना अपने पेशेंट्स को बताती हूँ ये बात, मैं शुरू इस तरह से करूँगी आपका जवाब देते हुए कि अगर मैं बात करूँ मोर्टेलिटी रेट की, इसकी OSF की जो कि ओरल कैंसर है, इसकी 7.6 है, यानी कि अच्छी खासी सिग्निफिकेंट इसकी परसेंटेज है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप या तो डेथ की तरफ चले जाएं या अपनी प्रैक्टिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं। तो वो फिर अग्री कर जाते हैं, वो डर जाते हैं बहुत। तो हम उनको बोलते हैं सबसे पहले तो आपने एंटी टोबैको च्युइंगम्स खानी है। एंटी टोबैको च्युइंगम्स एक्चुअली वर्क्स, और वो किस तरह होता है कि आप जब आपको तलब हो ना कोई भी सब्सटेंस यूज खाने की, पान, छालियां, गुटखा, नस्वार, एनीथिंग, बीटल नट, बीटल क्विड, एरिका नट्स, तो आप फौरन से च्युइंगम चबा लें। और वो च्युइंगम की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आहिस्ते 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 टेपर डाउन करते हैं आपके इनटेक ऑफ पान छालियां। तो बहुत जल्दी तो लोग नहीं छोड़ सकते, ऑफ कोर्स 5 खा रहे हैं, अगर वो टाइम दिन में 5 मरतबा खाते हैं तो हम उनको कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते उसको रिग्रेस करते हुए 3 पे ले आए, फिर 2 पे ले आए, फिर 1 पे ले आए, और उसके दौरान हम उन्हें कहते हैं एंटी टोबैको च्युइंगम्स खाएं। दूसरी टिप हम उनको कहते हैं जो आसान है बिल्कुल, मैं पहले वो बात करती हूँ, फिर हम जो मेडिकल नॉलेज कहती है वो तो बहुत सारी मेडिकेशन है। दूसरी चीज हम उन्हें कहते हैं कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप टमाटर जो है, कच्चा टमाटर, उसका इस्तेमाल करें। अब लोग हमें कहते हैं भाई कच्चा टमाटर का क्या लिंक है? कच्चा टमाटर के अंदर एक लाइकोपीन कंपोनेंट होता है। लाइकोपीन इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब होता क्या है, जब लाइकोपीन लेते हैं तो वो एक्चुअली आपके जितने भी प्रोलिफरेशंस होती हैं, मल्टीप्लाई होते हैं आपके सेल्स मैलिग्नेंसी की तरफ, उनको वो रोकता है, वो उनकी अवॉइडेंस कराता है। और इस तरह क्या होता है कि आप आहिस्ते आहिस्ते हीलिंग की तरफ जाते हैं और आपका मुंह आहिस्ते आहिस्ते खुलता है। फिर हम उन्हें कहते हैं कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, उसमें नंबर 1 हम उन्हें कहते हैं कि आप आइसक्रीम स्टिक्स लें, और आइसक्रीम स्टिक्स जैसे कि 10 आप आइसक्रीम स्टिक्स रखें और अपने मुंह के इस हिस्से पे रखें। मैं करके दिखाती हूँ आपको ताकि व्यूअर्स को समझ आ जाए। ये मैं आइसक्रीम स्टिक्स है और मैं अपने मुंह के अंदर रखूंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको इंक्रीज करना है। तो ये आपके आइसक्रीम स्टिक्स की होनी चाहिए लेवल 10 अगर आपकी हैं, आप बेशक 7 से स्टार्ट करें, 8 से स्टार्ट करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाए ताकि आपकी ये जो पूरी मसल्स और मैस्टिकेशन है इसको ओपनिंग की एक जगह मिल सके। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी मसल्स और मैस्टिकेशन ओपन होंगी तो आप चबा सकेंगे, आप मैस्टिकेशन कर सकेंगे, आप खाना खा सकेंगे। तो हमारा गोल यही होता है कि इस मैस्टिकेशन की मसल को जो बहुत ज्यादा अब रिस्ट्रिक्ट हो गई उसको एक्चुअली अनरिस्ट्रिक्ट करना है हमने। तो ये एक एक्सरसाइज हम कहते हैं। दूसरी हम एक्सरसाइज उनको कहते हैं कि आप जिसमें स्क्रू लगाएं, जिसमें स्क्रू अवेलेबल होता है मेडिकल प्रैक्टिस में, हम उनको देते हैं, वो मुंह में रखते हैं, तो वो जितनी जगहों पे घूमता है तो ऐसे ऐसे उसको ओपनिंग करवा होता है, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की तरफ वो मूवमेंट देते हैं हम। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली ट्रेन देम टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ दिस। और फिर बहुत सारे कॉजेज हैं जिसमें हम उनको कहते हैं, अगर हम कॉजेज की बात करें कि OSF की क्या है, उनको भी अवॉइड करने से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 1 मैंने बात की, जैसे कि सबसे ज्यादा जिसका एक रोल है, बीटल क्विड हो गया, टोबैको च्युइंग हो गया। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत सारे लोग चिली वाला फूड खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं। अब इसका लिंक इस तरह से है कि जैसे चिलीज के अंदर है ना एक कॉम्पोनेंट होता है हमारा कैप्सिसिन। कैप्सिसिन जो होता है वो एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। वो क्या करता है कि वो चिली पेपर्स आप जो भी खा रहे होते हैं, रेड या ग्रीन, वैसे तो वो दोनों में सबसे ज्यादा होते हैं। अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मैं चिली बगैर रह नहीं सकता, तो हम कहते हैं चलो ब्लैक पेपर थोड़ा बहुत डाल दो क्योंकि वो स्टीरॉइड्स की तरह काम करता है। अदरवाइज हम रेड एंड ग्रीन तो बिल्कुल अवॉइड करवाते हैं। उस कंपोनेंट की वजह से भी हमारे म्यूकोजा के अंदर अक्सर आपने पेशेंट से सुना होगा, वो कहते हैं छाले हो गए, वो कहते हैं मेदे में तेजाबियत हो गई, वो वही वजह होती है, बहुत ज्यादा चिली वाला फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड्स खाते हैं।
फिर हम उनको ये कहते हैं अवॉइडेंस करने के लिए कि भाई अगर आपका कोई जेनेटिक या कोई कुव्वत मुदाफियत में मसला है, आपकी कोई इम्यूनिटी लो हो गई या कोई डिजीज की वजह से, या कोई आप मेडिकेशन डिपेंडेंट है, या आपकी कोई फैमिली इनहेरिट कोई डिजीज हुई भी आपको, तो उसको चेक करवाएं, अपनी जेनेटिक काउंसलिंग कराएं। फिर हम उनसे कहते हैं अगर कोई आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपके इस कैंसर के साथ लिंक में आ गया है, क्योंकि होते हैं ऐसे कोई जो आपके सब्स्टिट्यूटेडली चल रहे होते हैं साथ आपके डिजीज के, तो हम कहते हैं उसकी भी आप जो है वो मैनेजमेंट करवाएं। वो हम भी करते हैं, बाकी उनके स्पेशलिस्ट जीपीज भी होते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर आपको कोई कोलेजन डिसऑर्डर है, बहुत सारे लोगों को जो है वो कोलेजन की डिसऑर्डर है, अब इसका लिंक भी है, मैं आपको बताती हूँ। कोलेजन जब हमारे मुंह में बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो उसमें ये होता है कि आपका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, आपकी वाइटनेस हो जाती है, आप फाइब्रोसिस कर जाते हैं वहां पे, तो वो होता है ये कि कंडीशन को और ज्यादा वर्स करता है। तो उनको भी हम चेक करवाते हैं कि जी कोई कोलेजन का इंटरवेंशन तो नहीं है, वो भी आप चेक कराएं। तो इस तरह से हम जितनी मैंने आपसे बात की आज कॉजेज की, एटियोलॉजीज की, साथ साथ उनको अवॉइड करने से भी आपकी मैनेजमेंट इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली वर्क टू अवॉइड ऑल दोस क्रॉनिक इरिटेशंस इन देयर लाइफस्टाइल्स। चलें, ये मालूमात जब हम इकट्ठी करते रहेंगे, हम इंफॉर्मेशन हासिल करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक जहाँ पे आपको सुनाते हैं खूबसूरत सा ट्रैक, और फिर हम वापस आएंगे और इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए UMT कैंपस रेडियो 98.2। डोंट गो एनीवेयर। 8.2 UMT Radio. Welcome back, ladies and gentlemen. You're listening to UMT Campus Radio 98.2. आप सुन रहे हैं शो राज़े सेहत और मैं हूं आपकी होस्ट अर्सला शोएब। आज हमारी गेस्ट डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी ने हमें काफ़ी डिटेल में ओरल कैंसर के बारे में बताया, उसकी वजूहात, सिम्टम्स एंड एवरीथिंग। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इसके जो ट्रीटमेंट के लिए हमें अक्सर हम सुनते हैं कि जी कैंसर के लिए रेडियो थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, तो उसके अलावा एक कंजर्वेटिव जो मैनरिज्म हमारे पास, जैसे फिजियोथेरेपी हो, वो भी इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और क्या सिर्फ कंजर्वेटिव थेरेपी के थ्रू ही हम इसे क्योर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसमें पेशेंट जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लायंस की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट ना करे ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैनेजमेंट में जाने से पहले हम इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि भाई पेशेंट का हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड करवा के, जो मैंने बातें की, अगर वो अवॉइड होकर वो ठीक हो जाता है 2 हफ्ते में, तो हम उनको कोई मेडिकेशन पे नहीं रखेंगे। अगर हमें लगता है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, 3 हफ्ते या 1 मंथ से ज्यादा वही कंडीशन में है, वही उसको जख्म है, वही उसको छाले हैं, वही उसको बर्निंग है और रिस्ट्रिक्शन बढ़ रही है, मुंह खोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि आप बायोप्सी कराएं। बायोप्सी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन दिस कंडीशन। बायोप्सी के अंदर हमें बहुत सारी चीजें पता लग जाती है कि एक्चुअली ये एक्चुअली उस तरफ जा रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पे कोलेजन बंडल्स भी बने हुए हैं जी, वहाँ पे बहुत सारा डिस्प्लास्टिक चेंजेस भी आ गई हैं और बहुत एबनॉर्मल सेल्स की प्रेजेंस है, रेटिफेक्स चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, वहाँ पे ब्लड सेल्स बहुत ऑब्लिटरेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, तो वहाँ पे हम कंडीशन में देखते हैं कि जी अब ये जो है वो पूरी तरह OSF का पेशेंट बन चुका है। फिर हम उनके ब्लड करवाते हैं लेवल्स, उसमें हमारे पास CBC सबसे नंबर 1 पे आता है, उसमें हम चेक कर लेते हैं कि जी ESR तो नहीं बढ़ा हुआ, क्योंकि इन्फेक्शन जो सबसे ज्यादा ESR इंक्रीज होता है। कोई इनेमिक साइन तो नहीं, हम देखते हैं कि जी हो सकता है आयरन की वजह से भी इस पेशेंट में कोई जो है वो छाले बन रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आयरन की कमी की वजह से भी या फॉलिक की कमी की वजह से भी ये इस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हम हर चीज को माइनस कर लें। और फिर आखिर में हम देख रहे होते हैं जिसे कोई और विटामिन लेवल्स या विटामिन A लेवल्स वगैरह तो नहीं खत्म हुए हैं। जब हम ये सारी चीजें देख लेते हैं तो फिर हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि हमने उसको क्या क्या चीजें देनी है, कौन से आइंस को पूरा करना है, कौन से लेवल्स को कंप्लीट करना है। नंबर 1 हमारा जो गोल होता है वो हम हैबिट को ब्रेक करने का करते हैं सबसे पहले, जो कि बेस्ट हमारा होता है। पेशेंट एजुकेशन करते हैं, उनकी बिहेवियरल पूरी थेरेपी करते हैं कि जी आपने ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी, टमाटर खाना है, कक्यूम्बर खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। विटामिन C हम थोड़े टाइम के लिए उनको बंद कराते हैं क्योंकि कोलेजन ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अदरवाइज। विटामिन A हम इंक्रीज कर देते हैं, गाजर वगैरह का इस्तेमाल कह देते हैं खाएं, जितनी वो सब्जियां खा सकता है, फ्रूट्स खा सकता है, उससे उस पर रखते हैं।
उसके बाद मेडिसिन की तरफ हम आते हैं। मेडिसिन में हम उसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। पहले तो हम उनको बिल्कुल टॉपिकली दे रहे होते हैं, जिसमें हम कैनलॉग ऑरा बेस्ड जेल होती है वो लगाने को देते हैं। काफी सारे लोगों को उससे छाले ठीक हो जाते हैं और हम कहते हैं ठीक है, फिर आपको मजीद शायद जरूरत ना पड़े। उसके बाद अगर वहां पे नहीं ठीक होता तो फिर हम सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरफ जाते हैं और वो कई हद तक हमें हेल्प कर रहा होता है। इनिशियली तो लोग बड़ा इस बारे में पेपर्स में कहते थे कि जी सिस्टम में क्यों देनी है, लेकिन क्योंकि सिस्टम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे डिपेंडेंट नहीं है पेशेंट तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन हमें देना पड़ता है क्योंकि उसका पेन बहुत ज्यादा होता है। उसका पेन से ज्यादा उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज निकली है जो साइंटिफिकली मैं चाहूंगी मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं। हाइलुरोनिडेज एक हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू सीमेंट। वो सीमेंट की तरह काम करता है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट हमें कभी कोई ऐसे भी होते हैं जो हमें बड़े झूठ भी बोल रहे होते हैं कि जी मैंने बिल्कुल छोड़ दिया डॉक्टर साहिबा, मैं बिल्कुल नहीं खा रहा कुछ, मैं कोई गलत चीज नहीं खा रहा, 5 छाले गुड़ का नस्वा, उसके बावजूद अगर वो खाता है तो हाइलुरोनिडेज अगर हम उनको दे रहे होते हैं तो यूजुअली हमारे पास ये एक सोल्यूशन के फॉर्म में आता है और 150 यूनिट की हम उसको ऐड कर रहे होते हैं डाइल्यूट करके। और होता ये है कि वो सीमेंट की तरह होता है, तो वो जब भी 5 छाले गुड़ का नस्वा अगर खुदा ना खास्ता गलती से थोड़ा सा भी खा लेगा तो वो एक सीमेंट अगर वो होगा हाइलुरोनिडेज तो वो उसको अवॉइड कराएगा ताकि वो म्यूकोजा तक ना जाए। तो इट एक्चुअली हेल्प्स कि आगे पेशेंट्स को फर्दर जो है वो असिस्ट मिले टू हील देयर प्रॉब्लम। ये बहुत जरूरी चीज थी। इसके बाद मैंने आपको बताया टमाटर, अगर पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे पथरी है, मैं नहीं खा सकता, बहुत सारे पेशेंट्स किडनी स्टोन्स के साथ आते हैं तो उनमें हम टैबलेट्स फॉर्म में दे देते हैं। लाइकोपीन 160 mg की गोली होती है पर डे के हिसाब से उनको दे रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मेडिसिन में आ जाते हैं। फिर हम उनको सर्जिकली लेके जाते हैं जब हमें लगता है कि जी अब रिस्ट्रिक्शन इतनी है कि समझ लें 2 mm या 3 mm, यानी वो बात भी नहीं कर सक रहा, इतना सा खुल रहा है उसका। क्योंकि यूजुअली लोगों की होती है 35 से 40 mm, बड़ी अच्छी होती है वो ओपनिंग, नॉर्मल ओपनिंग जो होती है मुंह की। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वो कैंसर में तो वो 1 mm 2 mm तक खोलेगा मुंह। तो उस टाइम में हम कहते हैं कि अब आपके बायोप्सी के अंदर बहुत डिस्पेसिक चेंजेस आ गए हैं जी, आपकी मुंह की ओपनिंग पूरी नहीं हो रही, जिसे हम ट्रिस्मस कहते हैं, सीवियर ट्रिस्मस का गया है। अगर उसके बकल बैंड भी नहीं हिल रहे, कुछ खाना नहीं खा सक रहा, इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है और जबान तक वो नहीं हिला सक रहा, तो तब हम कहते हैं कि अब आपकी सर्जरी होगी। और सर्जरी थोड़ी सी डीप होती है। हम कभी कभार कुछ पेशेंट में देखते हैं कि हम अगर फेब्रिस बैंड्स को एक्सरसाइज कर दें, निकाल दें तो उससे वो ठीक हो जाते हैं, कोई मसल को निकालने से वो ठीक हो सकते हैं। इस तरह फर्दर हमारी बहुत सारी सर्जरीज होती है जिसको हम करते हैं, जो लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट्स हमारे पास सर्जरीज के होते हैं उससे पहले या उसके बाद हम फिजियोथेरेपी जरूर रिकमेंड करते हैं। हम उनको कहते हैं मेडिकेशन के साथ आपने मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी, जो मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था। नंबर 1 है ट्रिस्मस स्क्रूज की एक्सरसाइज और आइसक्रीम स्टिक्स। मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल हम उनको यकीन के साथ कहते हैं कि आपने करना है, क्योंकि मल्टीविटामिन्स आपकी बहुत सारी चीजों को हील अप करता है, आपको बूस्ट अप करता है, आपको एनर्जी देता है। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल बहुत जरूरी कर देते हैं हम उन्हें कहते हैं कि जी जितना आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं आप लें, जितने मल्टीविटामिन्स को कंटिन्यू रख सकते हैं करें। और एक्सरसाइजेस को आपने ऑलमोस्ट 3 months तक कंटिन्यू रखना होता है, क्योंकि वो आपको जल्दी ब्रेक नहीं देती, वो स्लो देती है, लेकिन वो देंगी तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह देंगी एक क्योर। तो दिस इज हाउ वी गो थ्रू ऑल द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जी एंड दिस इज़ इट लिसनर्स, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारा ये प्रोग्राम सुनने के लिए। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी, जिन्होंने हमें ओरल कैंसर के बारे में मुफीद इन्फॉर्मेशन दी, मुफीद मालूमात दी। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो आप हमारे पेज पर जाकर UMT रेडियो 98.2 के पेज पर जाकर, फेसबुक पेज पर जाकर अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मौजू पर बात करें, किसी और हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट पर बात करें, तो आप बेशक जाकर पेज पर जाकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए आपको पेज पर जाकर हमारे प्रोग्राम का नाम, आपकी होस्ट का नाम लिखकर अपना फीडबैक देना होगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन और लिसनिंग टू आवर शो। राज़े सेहत की और मज़ीद एपिसोड्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आपसे मुलाकात होती रहेगी ओनली ऑन UMT कैंपस रेडियो 98.2। तब तक के लिए अपनी होस्ट अरसला शोएब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।